आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। काफ़ी लंबे टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ है। क्लासेस वगैरह अब अपन रेगुलर करते हैं। यहाँ पे मैं वो जो बेसिक आपकी प्रॉब्लम्स रहती है या बेसिक जो आपके डाउट रहते हैं बच्चों के, मैं एक बार उन सबको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सभी एग्ज़ाम को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ इस वीडियो में, इस क्लास में। यूपीएससी हो गया, बिहार हो गया, एनटीए नेट हो गया, सीजीपीएससी हो गया, गेट हो गया, बीए का एग्ज़ाम हो गया, एमए का एग्ज़ाम हो गया। इसके अलावा पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट का जो आपका सेट का एग्ज़ाम होता है वो हो गया। सभी लोगों को क्योंकि अब शुरुआत हमें फिर से शून्य से करनी है, जो पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, रिवीज़न अब हमें उसका करना है। नहीं पढ़ा हुआ है तो एक और मौका है हमारे सामने कि अब हम कर सकते हैं। फ़िलॉसफ़ी सभी चीज़ों को अगर मैं पढ़ूँ तो सभी का सिलेबस अगर मैं एनालाइज़ करूँ तो एनटीए नेट का जो सिलेबस है वो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा सिलेबस है फ़िलॉसफ़ी का। पूरी फ़िलॉसफ़ी उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाती है। ऐसे में बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि सर कम समय में एनटीए नेट की तैयारी हम कैसे करें? सेम चीज़ यूपीएससी के साथ मैं करता हूँ, तो यूपीएससी वालों को लगता है कि सिलेबस थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स। अगर मैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स देखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री मैंने देखा, ज्योग्राफी मैंने देखा, तो उसमें सिलेबस बड़ा है, फ़िलॉसफ़ी के अंदर सिलेबस छोटा है। तो क्या किया जाए सर, उसकी तैयारी हम कैसे करें? एनटीए नेट का रिक्वायरमेंट अलग है, स्टेट पीसीएस का रिक्वायरमेंट अलग है, यूपीएससी का रिक्वायरमेंट अलग है। मुझे बड़ा अजीब-सा लगता है जब आप कहते हैं कि सर मैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों की तैयारी एक साथ कर रहा हूँ। क्या एक बुक पढ़ने से मेरा काम हो जाएगा या फिर एक वीडियो देखने से मेरा काम हो जाएगा या फिर आपकी क्लास से मेरा काम हो जाएगा क्या? कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग कैसे अपना ये पूर्वानुमान लगाते हैं, कैसे कितने हाइपोथेटिकल आप चलते हैं, कितनी कल्पनाओं में आप रहते हैं, मुझे नहीं पता। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ऑब्वियसली बात है दोनों का लेवल अलग है। अब आप में से को पूछेगा सर लेवल कैसे अलग है? सिलेबस तो दोनों का सेम है। सिलेबस से लेवल नहीं जज किया जाता है। किसी भी एग्ज़ाम का जो लेवल है, वो जज किया जाता है उसके क्वेश्चंस के पैटर्न से और क्वेश्चन की डिमांड से। उस क्वेश्चन का डिमांड क्या है जिस एग्ज़ाम में उसे पूछा जा रहा है। 2 एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं आपके सामने देता हूँ। एक प्रश्न मैंने आपके सामने किया कि जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत को समझाइए। सिंपल, जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत को समझाइए। ये कोई बहुत ही उच्च स्तरीय प्रश्न नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रश्न है, पढ़ने वाला बच्चा कोई भी इसका जवाब दे सकता है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं हम, जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के अंदर अनेकांतवाद आता है, क्या भारत के अंदर वर्तमान में अनेकांतवाद प्रासंगिक है? वर्तमान समय में क्या इसका रिलेवेंस कोई निकल कर आ सकता है? डिस्कस कीजिए। ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन लगा। क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा ही नहीं। सिलेबस में, किताब में नहीं था ये। हमने तो इतना पढ़ा अनेकांतवाद, बात खत्म। पहला वाला प्रश्न ठीक था, दूसरा वाला थोड़ा टेढ़ा प्रश्न हो गया। तो दूसरे वाला प्रश्न जो है वो एक लेवल का प्रश्न है, वहाँ पर आपसे बेसिक चीज़ें तो पूछी जा रही है, लेकिन बेसिक चीज़ों का रिलेवेंस भी पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर आपका जो दिमाग है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है, ऑब्वियसली बात है वो थोड़ी-सी ज़्यादा काम में आएगी। अब ये दोनों प्रश्न ऑब्वियसली बात है, 2 अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे जाएँगे। पहला प्रश्न किसी स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी में नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। लेकिन इसका स्तर जो है वो बहुत निम्न स्तर है। लेकिन दूसरा प्रश्न जो है उसका स्तर बहुत ऊँचा स्तर है। ऐसी बात नहीं है कि दूसरा प्रश्न जो है स्टेट पीसीएस में नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। मुद्दा इतना-सा है कि हम जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हमें उसकी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होता है। आप जब यूपीएससी पढ़ रहे हैं तो आपको सारे के सारे चारों तरफ एक टॉपिक के कितनी कहानियाँ हो सकती हैं, वो भी पढ़नी पड़ती है। वहाँ केवल आप चारवाक दर्शन पढ़कर नहीं छोड़ देते हैं, वहाँ आप देखते हैं यार चारवाक जो है, मुझे डेकार्ट जैसा क्यों लग रहा है? ये चारवाक जो है, ये बुद्धिवादी जैसा मुझे क्यों लग रहा है? ये चारवाक जो है, इसने कुछ विशेष काम किया था क्या? अच्छा ये कांट क्या कर रहा था पाश्चात्य दर्शन में, ये भी कर रहा था क्या? नहीं था? अच्छा चलिए छोड़ देते हैं। अच्छा ये हीगल हीगल को पढ़ लूँ?
नहीं यार, हीगल भी नहीं लग रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन और वेस्टर्न को मिलाकर पढ़िए। ये दिल्ली के अंदर एक ट्रेंड चलता था पहले कि इंडियन और वेस्टर्न को मिलाकर पढ़ा जाता था और कहा जाता था कि इंडियन फिलॉसफी का जब उत्तर लिखेंगे तो हम वेस्टर्न फिलॉसफी को उसमें इंक्लूड करेंगे, तभी आपके नंबर बनेंगे, वरना नंबर नहीं बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसे कहा जाता है कंपैरेटिव फिलॉसफी, तुलनात्मक दर्शन। तुलनात्मक दर्शन का महत्व क्या है, ये आप इमैनुअल कांट को जब पढ़ेंगे तो उससे आप सीख सकते हैं। कांट कहता है कि कभी मैं रैशनलिज्म की तरफ अट्रैक्ट था, मुझे लगता था कि यही वो लोग हैं जो मुझे ज्ञान की तरफ ले जा सकते हैं, जिसको आप बुद्धिवादी कहते हैं। बाद में वो कहता है नहीं, मुझे लगा अनुभववादी भी ठीक है, इम्प्रेसिस्ट जो है वो भी ठीक है। फाइनली मैंने कहा छोड़ो, दोनों को एक साथ पढ़ता हूं, दोनों को एक साथ रखता हूं और फिर निष्कर्ष निकालता हूं मेरी नई फिलॉसफी का। इसे कहते हैं फिलॉसफी, या इसे कहते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ फिलॉसफी। आपने ट्रेडिशनल सारे थॉट्स पढ़ लिए और खुद के थॉट्स को आगे बढ़ा दिया। दैट्स इट। अब अगली डाउट यहीं पे खड़ा हो गया, सर हमें इंस्टीट्यूट में बताया गया था कि भैया जो किताब में लिखा हुआ है केवल वही एग्जाम में लिख के आना, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, तो हम खुद का दिमाग कहाँ से लगाएंगे? पागल बनाने वाली बात है और कुछ नहीं। ठीक है। प्रश्न जब मैंने आपसे ये पूछ लिया कि जैन दर्शन के अनेकांतवाद को समझाइए और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता, इसका रेलेवेंस समझाइए, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन छोड़ देंगे? नहीं। तब हमें सर कहेंगे कि कुछ तो लिख के आते, तुम खाली छोड़ के आ गए। एग्जाम जितने भी हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, देखिए अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चंस की डिमांड बदल रही है, धीरे धीरे एग्जामिनर्स का मानसिकता जो है वो बदल रहा है। आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिलॉसफी में नंबर कहां से आएंगे आपके? मुझे याद है कि सबसे पहले आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जब मैंने नोट्स बनाए थे और मेरे नोट्स मैंने मार्केट में दिए थे, बच्चों ने खरीदे थे, तो उन नोट्स में मैंने पहली बार डायग्रामेटिक मेथड्स का यूज किया था फिलॉसफी के अंदर। लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया कि फिलॉसफी में डायग्राम्स नहीं बनते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं बनते, आप प्रूफ कीजिए, लॉजिकली प्रूफ कीजिए, आप हाइपोथेटिकली नहीं। लेकिन कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का। कुछ लोग कहते हैं एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है, भैया तुमने देखा था क्या? एग्जामिनर को नहीं देखा था। तो ये हाइपोथेटिकल बातें हैं। सो प्लीज, कहने का मतलब इतना सा ही है, जब आप फिलॉसफी को पढ़ रहे हैं तो प्लीज एक फिलॉसफर की तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप इसकी गहराई को पकड़ पाएंगे। ये मैथ्स और साइंस की तरह नहीं है जहां पर 2 × 2 इज इक्वल टू ऑलवेज 4 होते हैं। ये फिलॉसफी है, यहाँ 2 × 2 इज इक्वल टू 5 भी हो सकते हैं, यहाँ 6 भी हो सकते हैं, यहाँ 3 भी हो सकते हैं। जब तक आप इसकी गहराई को नहीं पकड़ लेंगे, इसकी डेप्थ को नहीं पकड़ लेंगे, इसकी रियलिटी को, इसकी फीलिंग को, इसके सेंसेशन को नहीं पकड़ लेंगे, तब तक आप फिलॉसफी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिलेबस को निकालिए, आजकल गूगल पे सिलेबस अवेलेबल है। सिलेबस के बाद आप सीधे पहुंच जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। मैं सभी एग्जाम के लिए कह रहा हूं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका नेट हो, जो भी एग्जाम है आपके, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, व्हाटएवर, कोई भी एग्जाम हो फिलॉसफी का, यही स्ट्रेटेजी रहती है। मैं नहीं कह रहा हूं मानिए, मानते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन स्ट्रेटेजी यही रहती है। पहले आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आप पहुंच जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर। मान लीजिए आपको पार्ट 1 मैंने दिया और पार्ट 1 के अंदर 4 चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर का आपने सिलेबस चेक किया, किताब देखी और तुरंत पहुंच गए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ये चेक करने के लिए कि इस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों करना है? इससे आपका रोड मैप तैयार होगा कि मुझे पढ़ना क्या क्या है और छोड़ना क्या क्या है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बिहार पीसीएस का एग्जाम का जो सिलेबस है फिलॉसफी का, वो एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। वहां सीधा लिखा हुआ है आदर्शवाद, यथार्थवाद, समवर्ती शास्त्र, है ना, सिलेबस डायरेक्ट लिखा हुआ है। बच्चे पूछते सर ये आदर्शवाद में क्या पढ़ूं? आदर्शवाद क्या होता है सर?
हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पर। ये एग्जैक्ट मुझे मतलब बताइए इसका, इतना दिमाग लगाना ही क्यों है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, वहां पर वो आदर्शवाद के अंदर किसे पूछ रहा है, वहां पर वो आदर्शवाद में कौन से फिलोसफर को पूछ रहा है, वहां पर वो आदर्शवाद में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, उसकी डिमांड क्या है और मुझे फुलफिल क्या करना है। जब तक मैं क्वेश्चन पेपर नहीं देख लूंगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो स्ट्रेटेजी कहूं मैं इसको, या जो भी आप कहें इसे, देखिएगा, सिर्फ इतनी सी बात मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले आप सिलेबस निकालने की कोशिश कीजिए फिलॉसफी का। सिलेबस जैसे ही आपके पास आ गया, उसके बाद सिर्फ आपको एक बार रफली उसे देखना है कि हाँ चलिए इंडियन फिलॉसफी में ठीक है 2-4 फिलोसफर है, वेस्टर्न में 5-7 है, ऐसे कर लिया। सेकंड, आप पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स को निकाल लीजिए। पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर निकाल ली। अब आप देखिए जो इंडियन फिलॉसफी के 4 चैप्टर थे, उसमें से मैक्सिमम ये पूछना क्या चाहता है, कौन से क्वेश्चन से ज्यादा पूछता है, किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इससे ज्यादा कुछ तो नहीं। लेकिन आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि भैया जब मुझे इंडियन फिलॉसफी पढ़नी है तो मुझे चारवाक के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, या जैन दर्शन के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, या फिर वेदांत के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी यार। यूपीएससी के बच्चे तो खैर इसको बहुत भली भांति जानते हैं कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से तैयार की जाती है। हालांकि फिर भी यूपीएससी को पकड़ना संभव नहीं है, बट फिर भी यूपीएससी के बच्चों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। कुछ कुछ टीचर्स कहते हैं कि फिलॉसफी में करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, मेरा मानना है कि ये गलत है। यूपीएससी में भी करंट अफेयर्स तो आते हैं, ये फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल योगा डे जब क्रिएट किया गया, या फिर मैं कहूँ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जब इकट्ठी हुई कि अब हमें जैसे यूपी गवर्नमेंट का एक कोलैबोरेशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके साथ मिलकर इनिशिएटिव किया कि हम जो है अब गुरुकुल प्रणाली को वापस लेकर आएंगे, वेदांत की शिक्षाएं जो है बच्चों को दी जाएगी। तो वेदांत जो था बड़ा करंट अफेयर का एक टॉपिक बन गया था। हालांकि आपने नहीं पढ़ा हो वो एक अलग बात है, क्योंकि ये करंट अफेयर में कई बार देखा नहीं जाता है, प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम मेंस की बात कर रहे हैं। तो साहब वेदांत के ऊपर बात की जा रही थी, ये किया जा रहा था, वो किया जा रहा था। उसी दौरान जो यूपीएससी का मेंस का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में 45 मार्क्स के वेदांत के क्वेश्चन आए थे। मैं कोई ट्रेंड नहीं बता रहा हूं, मैं ये एक संयोग भी हो सकता है और हो सकता है ये सच भी हो, बट यूपीएससी में करंट अफेयर्स आते हैं। करंट सिनेरियो में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो फिलॉसफी को डायरेक्ट टच कर रहा है, तो उसके इर्द गिर्द आपको सारी फिलॉसफी पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक तुक्का लगाता हूँ, तुक्का ही है, मैं सच तो नहीं कह सकता, कि इस बार यूपीएससी मेंस में योग फिलॉसफी जो है, या फिर मैं कहूँ कि जो इंडियन फिलॉसफी के अंदर न्याय और आपकी मीमांसा जो है, वो मैक्सिमम पार्ट कवर करेगी, और स्पेशली योगा दर्शन। मान लीजिए मैंने एक हाइपोथेटिकल बात आपके सामने की, आप उससे पूछेंगे सर कैसे, तो मेरे पास इसका जवाब होना चाहिए कि भैया देखो करंट अफेयर का टॉपिक था, सेंसिटिव टॉपिक था, लोगों ने बहुत डिस्कस किया, पीएम ने भी एड्रेस किया, यहाँ भी देखा गया, वहां भी देखा गया, तो मे बी पॉसिबल ये आ सकता है। ये एक तरीका होता है। हालांकि यूपीएससी को हम कभी भी पकड़ नहीं सकते हैं, या भी जानते हैं, बट ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम कई बार सही भी हो सकते हैं, कई बार हम गलत भी हो सकते हैं। स्टेट पीसीएस की मैं बात करूं, बिहार पीसीएस के अंदर फिलॉसफी सबसे अच्छा सिलेबस क्यों माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता है, वो टॉपिक नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिहार पीसीएस में फिलॉसफी के क्वेश्चंस फिक्स हैं। दैट फिक्स क्वेश्चन है वहां। इंडियन फिलॉसफी 25 टॉपिक, मतलब 25 आपके मान लीजिए टॉपिक ही मान लीजिए, हाँ, बस इसके बाहर कुछ नहीं है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। मैं तो आपको 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक दे दूंगा, ये 10 टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिल जाएंगे। ये बीपीएससी का सिलेबस ऐसा आता है। यूपीपीसीएस ज्यादा टफ फिलॉसफी नहीं आती है, बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। रही एनटीए नेट की बात, तो एनटीए नेट में फिलॉसफी सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, और इसकी कट ऑफ जो है वो सबसे हाईएस्ट आती है। एनटीए नेट के अंदर, जेआरएफ के अंदर सबसे ज्यादा कट ऑफ निकलने वाले सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी। ठीक है, अगर अदर सब्जेक्ट की कट ऑफ 60-65 जा रही है, तो फिलॉसफी 78-79 पहुंच जाती है। ठीक है, तो बहुत टफ है, बहुत टफ है एनटीए नेट का फिलॉसफी, वहां भी आप यही काम करिए।
सिलेबस निकालिए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, एक एनालाइज़ कीजिए, कौन-सा ट्रेंड था। जैसे एनटीए नेट के लिए मैं कहता हूँ कि आपकी अप्लाइड फिलॉसफी जो है और उसमें मेडिकल साइंस वाली जो है और उसमें भी आपके एनवायरनमेंट वाली जो है, ये 2 टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा। इस बार कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिकों से आपके सामने टकराएँगे। सैरोगेसी के ऊपर अभी नए-नए रेवोल्यूशन हुए हैं, सैरोगेसी लॉ के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, सैरोगेसी का क्वेश्चन एनटीए नेट में आएगा 100% अभी आप लिख लीजिए। इट मीन्स चीज़ें हम अपने हिसाब से आके पढ़ाएँ, तो बहुत अच्छी हो जाएगी। एक स्ट्रैटेजी अपनाइए, सभी से पूछना बंद कीजिए, सभी लोग अपनी-अपना राय देते हैं, जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूँ फालतू का, सभी लोग ऐसे अपना-अपना ज्ञान देते हैं। कोशिश कीजिए, खुद से एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप की जाए, खुद से एक नए विचारधारा को पैदा किया जाए, खुद की रणनीति तैयार की जाए, ताकि लोग आपसे फिर सीखें कि हाँ यार, हमें बताइए आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था? और देखिए लड़ाइयाँ जो है खुद के हथियार से लड़ी जाती है, माँग कर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती हैं, ठीक है? तो ये है, तो कोशिश करेंगे अब चीज़ें कंटिन्यू रहें, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।